Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyanshu. Welcome back to another episode। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट कराए सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है प्रीमियर लीग के फॉर्मर चैंपियंस लिवरपूल से। तो जो लिवरपूल के ओनर हैं FSG यानी कि फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप, उन्होंने फैन रिप्रेजेंटेशन को ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हरी झंडी दे दी है। यानी कि नेक्स्ट सीजन के स्टार्टिंग से ही जो लिवरपूल में बोर्ड मीटिंग्स हुआ करेंगी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लिया करके, उसमें फैंस के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी एक से होगा। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि यार जब से यूरोपियन सुपर लीग वाली जो स्टोरी है उसके बाद से, जब से लिवरपूल का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहा है उसके बाद से जो फैंस हैं और जो ओनर्स हैं उनके बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और हमने देखा भी था कि लिवरपूल के फैंस ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। जो लिवरपूल के ओनर्स थे उन्होंने सामने आके अपॉलॉजी करी थी, वीडियोस डाली थी सोशल मीडिया हैंडल के। तो कहीं ना कहीं अब ये एक फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है और बड़ा स्टेप माना जा रहा है कि जो लिवरपूल के ओनर्स हैं वो फैंस के साथ काफ़ी जो अपना ट्रस्ट जो खत्म हो चुका था, जो बिगड़ चुका था, जो रिलेशन उन्होंने खुद ही बिगाड़ा था, उसको कहीं ना कहीं अब खुद इंप्रूव करने के चाह में है। और शायद से ये प्रीमियर लीग में अकेला क्लब नहीं है लिवरपूल जो इस चीज़ को नेक्स्ट सीजन के स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट कर रहा है। टॉटनहम हॉटस्पर ने भी थोड़े दिन पहले इस चीज़ को ऑफिशियल किया था कि नेक्स्ट सीजन के स्टार्टिंग से वो भी फैन रिप्रेजेंटेशन ला रहे हैं टॉटनहम हॉटस्पर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है कि जो फैंस होते हैं उनका कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए क्लब में, और किन किन ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिन पे जो फैंस का से है वो होना चाहिए? क्या ट्रांसफर डील्स को लेके भी फैंस का जो से ओपिनियन होता है वो मैटर करना चाहिए? आप मुझे इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है प्रीमियर लीग के क्लब चेल्सी से। तो आने वाले जो ट्रांसफर विंडो है उसमें चेल्सी काफी सारे प्लेयर्स को सेल करने की तैयारी में लग चुकी है, और जो रिपोर्ट्स आई है उसमें जिनके नाम है वो है विक्टर मोसेस, एमरसन, बाकायोको और तोमोरी। अब यार बात करते हैं विक्टर मोसेस की, तो इस सीजन के एंड में विक्टर मोसेस स्पार्टक मॉस्को जो कि रशिया का क्लब है उसको ज्वाइन कर लेंगे। और जो बाकायोको और एमरसन है अभी उनकी जो डेस्टिनेशन है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशन के हिसाब से वो सीरिया को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो फिकोयो तोमोरी हैं वो इस समय अपना लोन पूरा कर रहे हैं AC मिलान में। तो आने वाले हफ्तों में AC मिलान उनको लेके भी एक डिसीजन बनाएगा कि उनको जो उनका लोन है वो खत्म करके वापस चेल्सी भेजना या फिर उनको परमानेंटली अपने क्लब में साइन करना है। अगर उनको परमानेंटली क्लब में साइन करना है तो चेल्सी ने एक प्राइस टैग लगा रखा है 30 मिलियन यूरोस, वो उनको पे करना पड़ेगा। अब यार जिस तरह की परफॉर्मेंस फिकोयो तोमोरी की AC मिलान में इस सीजन रही है, कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि AC मिलान ये मौका छोड़ने वाली है, क्योंकि आने वाले कई सालों में जो फिकोयो तोमोरी है वो एक अच्छी खासी अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं AC मिलान में। जिस तरह की क्रिस स्मॉलिंग कर रहे हैं इस समय AS रोमा में, दोनों ही इंग्लिश प्लेयर थे, एक चेल्सी के एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के, पर सीरिया में जाते ही उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और ये सारा जो स्टेप हो रहा है कि चेल्सी इतने सारे अपने प्लेयर्स उनको सेल कर रही है, ये इसलिए हो रहा है जिससे जो अपकमिंग ट्रांसफर विंडो है उसमें चेल्सी मैनेजर थॉमस टुचेल के पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर फंड अवेलेबल हो। अब यार जो ये प्लेयर्स सेल होंगे सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है थॉमस टुचेल का ट्रांसफर, बल्कि जो चेल्सी के ओनर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी 150 मिलियन से लेके 200 मिलियन यूरोस तक का जो ट्रांसफर फंड है उसको अवेलेबल करने का जो सिग्नल है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया उसको। तो कहीं ना कहीं चेल्सी के जो फैंस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले ट्रांसफर विंडो में एक या दो बड़े सुपरस्टार आ सकता है। और शायद से हमने पिछले सीजन की स्टार्टिंग में देखा था कि अराउंड 250 मिलियन यूरोस तक स्पेंड करा था चेल्सी ने। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी चेल्सी कुछ ऐसा ही धमाकेदार बिजनेस करने वाली है ट्रांसफर मार्केट में। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है यार हैरी केन से। जो हैरी केन की ट्रांसफर स्टोरी है, तो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हैरी केन ने कहा है कि अगर जो डैनियल लेवी हैं जो स्पर्स के चेयरमैन है उनको मेरे लिए कोई 100 मिलियन यूरोस से ज़्यादा ऑफर कर रहा है तो मेरे ख्याल से डैनियल लेवी को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो उनको 100 मिलियन यूरो से ज़्यादा का ऑफर मिल रहा है जो कि वो चाहते थे, और दूसरी तरफ मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि मेरे को टॉटनहम से जाना है, कहीं टॉटनहम को छोड़ना है किसी और क्लब में चैलेंज लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि आज कोई मेरे लिए 100 मिलियन यूरो से ज़्यादा ऑफर कर रहा है, लेकिन आज से 2 या 3 साल बाद मेरे लिए कोई 100 मिलियन ऑफर नहीं करेगा। और इसके पीछे स्टेटमेंट के पीछे जो उनका मतलब था वही था, क्योंकि आज जो हैरी केन की इस समय एज है वो अराउंड 27-28 साल है, और आने वाले 3 या 4 साल में जब वो 30s हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इस समय फुटबॉल में जो कोई 30
जो कोई प्लेयर 30s में होता है उनके लिए कोई फुटबॉल क्लब इतना बड़ा अमाउंट ऑफर नहीं करती अगर आप रोनाल्डो या मेसी नहीं हो। रोनाल्डो और मेसी एक्सेप्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं हैरी केन के हिसाब से जो ऑफर अगर उनके लिए कोई आएगा तो डैनियल लेवी को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस समय साफ पता चलता है कि यार हैरी केन का कोई भी इंटेंशन नहीं है इस सीजन के बाद स्पर्स में रहने के लिए। और इन्होंने इसके रिगार्डिंग ये भी कहा है कि मैंने आज से पहले कभी ये नहीं कहा था कि मैं अपना जो सारा करियर है वो स्पर्स में बिताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कभी नहीं कहूंगा कि मेरे को स्पर्स से सीधा सीधा जाना है। बट ये तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि स्पर्स से मेरे को सीधा जाना है, कि ऑब्वियसली यार अटैचमेंट तो होती है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने कहा है कि मैंने आज से पहले कभी किसी इंटरव्यू में ही नहीं कहा है कि मैं जो अपना करियर है मैं स्पर्स में ही खत्म करूंगा, मैं स्पर्स में रिटायर होऊंगा। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड गोलकीपर डीन हेंडरसन से। तो अकॉर्डिंग टू स्काई स्पोर्ट्स, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड डीन हेंडरसन को आने वाले ट्रांसफर विंडो में मार्केट में अवेलेबल रखती है तो यूरोप के काफ़ी इलीट क्लब्स हैं जो कि उनकी सर्विस के लिए सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे। और इन क्लब्स के नाम है चेल्सी, स्पर्स, डॉर्टमुंड और एसी मिलान। अब यार हमें पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो गोलकीपर की अपनी ही एक राइवलरी चल रही है, अपनी एक स्टोरी चल रही है। जो दो गोलकीपर हैं डीन हेंडरसन और डेविड de Gea, दोनों ही बैकअप गोलकीपर का जो रोल है वो नहीं लेना चाहते। और नेक्स्ट सीजन दोनों ने मैनेजर ओले गुनर सोल्शायर को अल्टीमेटम दे रखा है कि आप हम दोनों में से किसी एक को डिसाइड करो कौन फर्स्ट चॉइस गोलकीपर रहेगा और कौन बैकअप गोलकीपर रहेगा। जो बैकअप गोलकीपर रहेगा वो क्लब में नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो डीन एंडरसन और डेविड de Gea में से इस समर में कोई ना कोई एक जाने वाला है। तो ये ओले गुनर सोल्शायर पर डिपेंड करता है कि वो दोनों में से किसको फर्स्ट चॉइस गोलकीपर रखे हैं और किसको बैकअप। जो बैकअप गोलकीपर है वो उसको मना कर देगा और वो ट्रांसफर विंडो में ट्रांसफर कर लेगा। इसके रिगार्डिंग मेरा आपसे ओपिनियन है कि आपके हिसाब से अगले सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड में कौन फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होना चाहिए और कौन सा गोलकीपर होगा जो ट्रांसफर विंडो में मार्केट अवेलेबल होगा। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट या मेरी इस वीडियो की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फेवरेट है क्योंकि ये अपडेट है एंटोन ग्रीजमैन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब यार एंटोन ग्रीजमैन और बार्सिलोना की जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैड टर्म्स पे आ गए हैं और इसी के चलते हम ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं और स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्ट, शायद से उन्होंने कहीं ना कहीं इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आने वाले ट्रांसफर विंडो में एंटोन ग्रीजमैन को सेल कर दिया जाए। और जैसे यार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंटोन ग्रीजमैन के रिगार्डिंग कोई भी इलीट क्लब, यूरोपियन टॉप क्लब्स जो होते हैं उनमें कोई खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अब अचानक से ये रिपोर्ट्स और ये स्पेकुलेशन चल रही है कि जुवेंटस एंटोन ग्रीजमैन की सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकती हैं। और इसका रीजन जो इसके पीछे जो रीजन है वो सुन के यार कहीं ना कहीं आप भी शॉक हो जाओगे। मेरे तो अंडरस्टैंडिंग से परे है, मेरे को समझ में नहीं आता है कौन है जो ये ऐसी रिपोर्ट्स लिखता है। उसके तो हाथ ही काट देने चाहिए भाई, वो उसको ऐसे जर्नलिज्म करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जुवेंटस एंटोन ग्रीजमैन को तब साइन करेगी अगर रोनाल्डो जुवेंटस को छोड़ देंगे, यानी कि इन शॉर्ट जुवेंटस रोनाल्डो को एंटोन ग्रीजमैन से रिप्लेस करने वाली है। एंड आई एम लाइक यार एक बार रियल मैड्रिड से पूछ लो ना कि रोनाल्डो कैसे रिप्लेस किया जाता है। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को 2018 में छोड़ा था और अभी तक रियल मैड्रिड उसको रिप्लेस नहीं कर पाई, जबकि रियल मैड्रिड ने ईडन हजार्ड भी बाय कर लिया, रियल मैड्रिड ने विनीसियस जूनियर भी बाय कर लिया, रियल मैड्रिड ने रॉड्री को भी बाय कर लिया। आने वाले टाइम में फाइनली जाके वो एम्बापे और हालांड पे रुकेंगे और ये एंटोन ग्रीजमैन से रोनाल्डो को रिप्लेस करने वाले हैं। लाइक कौन है, क्या फूक के बैठे हैं। बट जो भी यार इसके रिगार्डिंग मेरा आपसे ओपिनियन ये है कि आपको क्या लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस में या रियल मैड्रिड में रिप्लेस एक्चुअली हो सकते हैं। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो फाइनली शायद से वो ये सोच रहे हैं कि अर्लिंग ब्रॉट हालांड या एम्बापे में से कोई ना कोई जो रोनाल्डो गैप छोड़ के गए हैं कहीं ना कहीं उसको फिल कर देंगे। तो आपके क्या हिसाब से यार ऐसा पॉसिबल है कि रोनाल्डो रिप्लेस हो सकते हैं? अगर रोनाल्डो जुवेंटस को छोड़ देते हैं तो क्या आपके हिसाब से जुवेंटस ये बिजनेस माइंडसेट से जा रही है कि ग्रीजमैन को वो साइन करके रोनाल्डो से रिप्लेस करते हैं? इसको आप 10 में से कितने नंबर दोगे? यार मैं तो पेपर ही फाड़ दूंगा, सही बताऊं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है मैनचेस्टर सिटी के स्टार डिफेंडर रूबन दियास से। तो रूबन दियास को बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है FWA यानी कि फुटबॉलर राइटर एसोसिएशन से। और मेरे हिसाब से यार वो इस अवार्ड को हर एंगल से डिजर्व करते हैं क्योंकि जब से मैनचेस्टर सिटी ने रूबन दियास को साइन किया है, जो मैनचेस्टर सिटी की डिफेंसिव परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे हिसाब से जो ब्रूनो फर्नांडिस का मैनचेस्टर यूनाइटेड पे इन जनरल इफेक्ट था, कहीं ना कहीं रूबन दियास का भी इन जनरल वही इफेक्ट है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दोनों ही पोर्चुगल से हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले सालों में जो मैनचेस्टर सिटी में सेंटर बैक की पोजीशन है वो रूबन दियास ने अपनी पक्की कर ली है। और मेरे ख्याल से किसी भी यूरोपियन टॉप क्लब का कोई चांस नहीं है कि वो आने वाले सालों में रूबन दियास को मैनचेस्टर सिटी से खरीद लेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफर दें। मेरे ख्याल से वो सर्जियो रैमोस होने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी के। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है जुवेंटस के फॉर्मर मैनेजर मैसिमिलियानो एलेग्री से। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मैसिमिलियानो एलेग्री ने रिजेक्ट कर दिया टॉटनहम हॉटस्पर की जॉब, और इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि वो
दो क्लब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं टॉटनहम हॉटस्पर से, और वो हैं जुवेंटस और रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड अगर वो ज्वाइन करेंगे तो वो एक ही कंडीशन पे होगा कि ज़िनेदिन ज़िदान वो जॉब छोड़ देंगे, और सबको पता है कि अगर एलिगरी रियल मैड्रिड में जाएंगे तो ज़िनेदिन ज़िदान की जो प्रेफर्ड जो पॉसिबल डेस्टिनेशन है वो होगी जुवेंटस। अब जुवेंटस की जो सिचुएशन है यार वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है जुवेंटस के यूसीएल क्वालिफिकेशन से, यानी कि अगर यूसीएल में क्वालिफाई करेंगे तो ही ज़िनेदिन ज़िदान जुवेंटस को ज्वाइन करेंगे, और अगर सेम सिचुएशन फॉर मेसी मिलान एलिगरी, तो अगर एलिगरी भी ज्वाइन करेंगे जुवेंटस को तो वो भी सिर्फ तभी होगा पॉसिबल अगर जुवेंटस यूसीएल में क्वालिफाई करेंगे। तो यानी कि ज़िनेदिन ज़िदान भी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं, मेसी मिलानो एलिगरी भी जुवेंटस की क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं, रोनाल्डो का ट्रांसफर स्टोरी भी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है, आंद्रे पिर्लो भी जुवेंटस की क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। तो हर चीज़ घूम फिर के यार जुवेंटस के नेक्स्ट सीजन के यूसीएल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। और मैं आपको बता दूं अभी भी जुवेंटस का एक मैच बचा हुआ है बोलोग्ना के खिलाफ, और अगर वो मैच जीत जाती है बोलोग्ना के खिलाफ तब भी कंफर्म नहीं है कि यूसीएल के लिए क्वालिफाई करेगी। यानी कि अगर उनको सीरिया के टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो उनको अपना नेक्स्ट मैच तो जीतना ही जीतना होगा, बल्कि उनको होप करना होगा कि एटलांटा और मिलान और नेपली में से कोई एक अपना जो मैच है वो हार जाए, जो हारेगा वो टॉप 4 से बाहर जाएगा और उसकी जगह मिलेगी जुवेंटस को। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है प्रीमियर लीग के क्लब आर्सेनल से। तो जो आर्सेनल के यार स्ट्राइकर हैं जो विलक, जो इस वक्त अपना लोन पूरा कर रहे हैं न्यूकासल यूनाइटेड में, तो ऐसे रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आर्सेनल डिसाइड कर सकता है कि वो जो विलक को परमानेंटली न्यूकासल यूनाइटेड को सेल कर सकते हैं, और जो प्राइस टैग उन्होंने डाला है वो है 20 मिलियन यूरोज। और इसके पीछे का रीजन यार ये बताया जा रहा है कि वो इस फंड्स को मार्टिन ओडेगार्ड को खरीदने में यूज करेंगे। यार मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था कि जो आर्सेनल की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है वो कुछ ऐसी है कि भाई जितना प्लेयर्स का तुम सेल कर सकते हो उतने ही तुम खरीद सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, ओनर्स नहीं है वहाँ पे, चिंदी चोर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर यही स्ट्रैटेजी कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रांसफर मार्केट में लगाओगे तो मेरे ख्याल से आप आने वाले 4-5 सालों में तो टॉप 4 भूल ही जाओ। क्योंकि अगर आप बाकी क्लब्स को देखो तो बाकी क्लब्स कितना अच्छा ट्रांसफर मार्केट में इस वक्त एक्टिव है, चाहे वो चेल्सी हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे वो लेस्टर सिटी हो, चाहे वो स्पर्स हो, हर कोई इस वक्त एक्टिव है। और वहीं कहीं ना कहीं ये आर्सेनल है जहां पर वो ये 20 मिलियन 30 मिलियन चंदी चोरी, चेल्सी भी अपने क्लब के प्लेयर्स को सेल कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ओनर्स हैं उन्होंने अराउंड 150 मिलियन यूरोस फंड प्रोवाइड करा है। भाई 150 मिलियन नहीं कर सकते, कम से कम 50-60 ही कर दो यार, एक अच्छा प्लेयर तो लो। और दूसरी चीज़ जो मेरे को रीज़न डिसअपॉइंट करता है वो ये है कि जो आर्सेनल के ये ओबामेयांग, जब से उन्होंने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ऊपर से नीचे आके गिर चुकी है। लाइक ऐसा बिल्कुल एकदम से धड़ाम से नीचे आके गिर चुकी है, और वो पिछले सीजन बिल्कुल शांत ही रह चुके हैं। फिर थोड़ा सा उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो गई थी, उनको इंजरी भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसे टाइम पे जब आपका जो स्टार स्ट्राइकर है वही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये सबसे बढ़िया टाइम था कि जो विलक, जो कि इस वक्त इतनी स्टनिंग परफॉर्मेंस में चल रहे हैं न्यूकासल यूनाइटेड में, कि उसको मौका दिया जाए कि वो आर्सेनल में आके ओबामेयांग को कंपटीशन दे। बट नहीं, हमें तो भाई ये चिंदी चोरपना करना है, हमें तो भाई ये 20 मिलियन के लिए खरीदना है मार्टिन ओडेगार्ड। अब मार्टिन ओडेगार्ड के लिए मेरे लिए कोई हेट नहीं है, बट जब आपके पास एमिले स्मिथ रोवे जो कि इस वक्त इतनी अच्छी फाइन फॉर्म में चल रहे हैं, जब आपके पास ऑलरेडी एक नंबर 10 है, तो आप मार्टिन ओडेगार्ड के लिए क्यों जा रहे हैं? मार्टिन ओडेगार्ड के लिए जाना मेरे हिसाब से आर्सेनल के लिए इस वक्त कोई नीड नहीं है, अर्जेंसी नहीं है। आपके पास ट्रांसफर मार्केट में आपके पास फंड्स अवेलेबल है, आप जाओ, लेकिन आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास जितनी रिसोर्सेज है कम से कम उसको तो यूज करो। डिफेंस में मेरे को नहीं लगता डिफेंस में कोई इन्वेस्टमेंट होने वाला, जबकि हमें पता है कि डेविड लुइस जाने वाले हैं, विंगर बुकायो साका हैं और निकोलस पेपे हैं, लेकिन हमें पता है निकोलस पेपे की जो फॉर्म है कितनी खराब चल रही है, क्योंकि हमें पता है विलियन भी जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पोजीशंस हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन वो नंबर 10 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी यही आर्सेनल की स्ट्रेटेजी है। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है बार्सिलोना से। तो अकॉर्डिंग टू द कैटलन आउटलेट बेटीव, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो बार्सिलोना ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर दिए सर्जियो एग्यूरो से, और रिपोर्ट्स के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जाएगा 2023, यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया सर्जियो एग्यूरो को, और जो सैलरी दी जा रही है वो है अराउंड 5 मिलियन यूरोज। अब यार बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट जॉन लेपोर्ता, उनके हिसाब से उनको पर्सनली ये जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, क्योंकि अगर वो मानते कि अगर बार्सिलोना सही में ही सर्जियो एग्यूरो को साइन कर लेती है और ये सारी चीजें स्मूथली चली जाती है, तो कहीं ना कहीं जो लियोनेल मेसी के बार्सिलोना में रुकने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जॉन लेपोर्ता को एग्यूरो को 2 चीज़ों के लिए साइन करना था। प्राइमरी जो था वो तो ऑब्वियसली यही था कि सर्जियो एग्यूरो एक तो फ्री एजेंट है और दूसरे एक ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन जो सेकेंडरी फैक्टर था वो ये था कि क्योंकि लियोनेल मेसी और आपको पता है सर्जियो एग्यूरो दोनों अर्जेंटाइन नेशनलिटी की बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्जियो एग्यूरो को साइन करना कहीं ना कहीं उनको कन्विंस कर सकता है लियोनेल मेसी को कि वो कैंप न्यू में स्टे करें। अभी भी मेसी को लेकर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है, नेगोशिएशन है पॉजिटिव जारी है, लेकिन अभी भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है।
मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन स्टोरी को लेके ये है कि हाँ एक चेंज होगा, या तो रोनाल्ड कोएमन अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं या फिर लियोनेल मेसी बार्सिलोना को छोड़ सकते हैं। बट दोनों में से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे को लगती है कि रोनाल्ड कोएमन को जॉब से हटाया जा सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो यार यही थी सारी अपडेट्स आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने आपको जितनी भी अपडेट बताई आपका उसके रिगार्डिंग किसी के भी अपडेट के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसके लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।